हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट गाइडलाइन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और चलते हैं हम आज के क्लास की तरफ। और आज हमारा क्लास है फिर से साइंस क्लास 10th का, जो हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री इसका और चैप्टर था इसका धातु और अधातु। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसका जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो सब हम लोगों ने पढ़ा। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, अंतर बताइए। फिर उसके बाद इसका जो धातु को जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फिर ये जो भी टॉपिक थे ये सब टॉपिक हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्या कि आपके बुक में एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो टॉपिक लगभग हम लोगों ने क्या किया, उसको अच्छा से पढ़ लिया। और देखते हैं आपके बुक का पेज नंबर जो है 45 है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ। अब आपको क्या करना है ना, इसमें बोल रहा है कि कुछ ऐसी धातुओं को का उदाहरण देना है इसमें, ठीक है। कुछ ऐसे धातुओं का उदाहरण देना है जो कमरे के ताप पे क्या होता है। पहला नंबर बोल रहा है कि कमरे के ताप पर वो द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ये कौन कौन सा होता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका क्या कि कमरे के ताप पर, मतलब ऐसे उदाहरण देना धातु का जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो याद कीजिए आपको बताया गया था एग्जाम्पल में, आपको हमने ये बताया था, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आपको मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मरकरी हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है ऐसा बताना है ना जिसको हम लोग चाकू से काटा जा सकता है, जिसको हम लोग किसी से काटा जा सकता है, चाकू से हम लोग काट सकते हैं उसको। तो चाकू से काटते हैं हम किसको काट सकते हैं, सोडियम को, लिथियम को और पोटेशियम को। ये ऐसा होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ये भी एक धातु होता है, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है उसे कौन कौन होता है। तो कॉपर होता है और सिल्वर होता है। ये आपको जब पढ़ा रहे थे टॉपिक उसमें भी आया था ना, तो उसमें हमने पढ़ा था ऑलरेडी। अब देखिए ऊष्मा का कुचालक कौन होता है भाई, लेड और मरकरी होता है। ये ऊष्मा का कुचालक होता है। आप ये देखिएगा लेड और मरकरी के बारे में और क्या बताएगा, तो ये धातु होता है बट ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये आपको पढ़ा गया है कि हाँ धातु जो होते हैं ना वो ठोस के फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है, बट फिर भी ये क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्या, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आघातवर्ध्य और तन्य का अर्थ बताए। मतलब कि आघातवर्ध्य किसे कहते हैं आप और तन्यता या तन्य किसे कहा जाता है। तो पता है क्या होता है, नॉर्मल में आपको ऐसे देखा जाए तो क्या होता है ये कि कुछ धातु जो होता है ना उसको पीट कर चादर बनाया जाता है। मैं धातुओं को जब पीट कर चादर बनाया जाता है, जिस धातु को पीट कर चादर बनाया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, आघातवर्ध्य कहते हैं। मतलब जब धातु को हम पीट कर चादर के रूप में बना सकते हैं तो उस धातु को, उस गुण को आघातवर्ध्य कहते हैं। और तन्यता पता है क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है कि उस धातु का वह गुण, कुछ धातुओं का जो वह गुण होता है जिसके पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, जिसमें उसकी ये क्षमता होती है ना कि पतले तार के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं तन्यता। क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं हम तन्यता, बस, ठीक है। ये बता रहा था आपको। नेक्स्ट आपको अगला चैप्टर में पहुंचते हैं क्या, इसमें देखिए सोडियम को केरोसिन, देखिए बताए थे ना आपको हम पहले ही, सोडियम को हम लोग केरोसिन में डुबा के क्यों रखते हैं, उसको हम लोग क्यों डुबा कर रखते हैं, पता है क्यों रखते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि कमरे के ताप पे भी वो जलना शुरू कर देता है। सोडियम जो होता है, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। ये वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं कि आसानी से, वायु के साथ जब भी अभिक्रिया करते हैं ना तो आसानी से क्या करते हैं ना, ये आग पकड़ लेते हैं, आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इसलिए हम सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। समझ में आया कि नहीं, यानी सोडियम को हम लोग हमेशा मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो कमरे के ताप पे यानी नॉर्मल वायु के तापमान पे भी वो क्या करता है, उसमें आग पकड़ लेता है, इसीलिए हम उसको डुबा कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन अभिक्रियाओं का एक समीकरण बताना आप लोगों को, ठीक है। आपको क्या करना है कि समीकरण बताना है। जैसे भाप के साथ आयरन हो गया तो उसका समीकरण क्या हो जाएगा, जैसे जल तथा कैल्शियम का पोटेशियम के साथ होगा। तो मान के चलिए लोहा के साथ, जैसे लोहा के साथ भाप की अभिक्रिया करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है अर्थात हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको बता दिया है, जब भी हम लोहा को भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड करते हैं तो आयरन ऑक्साइड तथा क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका समीकरण, ठीक है। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था,
देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, इसमें पूछा जल तथा कैल्शियम तथा जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम का। तो इसमें देखिए जब हम जल को कैल्शियम जो होता है वो ठंडे जल से अभिक्रिया धीमी गति से करता है, उसे उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो यानी कि जबकि पोटेशियम जो होता है ना वो ठंडे जल से अभिक्रिया तेजी से करता है, देखिए कैल्शियम जो होता है वो ठंडे जल से प्रक्रिया धीमी से करता है, लेकिन पोटेशियम जो होता है वो ठंडे जल से अभिक्रिया तेजी में करता है। तो इसलिए यह जो अभिक्रिया होता है ना ये तेज गति से तथा ऊष्माक्षेपी होता है, जबकि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन जो होते हैं वो तत्काल प्रज्वलित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रश्न नंबर आगे देखिए, जैसे आप पूछ रहा है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक जो यौगिक होते हैं उसका गलनांक जो होता है ना वो उच्च क्यों होता है। तो आयनिक जो भी यौगिक होते हैं ना उसका गलनांक इसलिए उच्च होता है। देखिए आयनिक यौगिक के परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है ना, इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। यानी आयनिक जो यौगिक होते हैं उसका गलनांक बहुत उच्च होता है, क्योंकि ये परस्पर आयनिक आकर्षण जो होता है ना इसमें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इसीलिए इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है। अब देखिए हम लोग कुछ परिभाषा, जैसे खनिज, अच्छा बताइए खनिज क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं बताइए, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। चल भाई देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको वे पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिक रूप में पाई जाती हैं, मतलब कि कोई ऐसा पदार्थ हो जो धातु जो होता है ना अपने यौगिक के रूप में पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे अयस्क, अयस्क क्या होता है। तो देखिएगा अयस्क का मतलब ये होता है कि ऐसे खनिज जिनमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल एवं उपयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मतलब कि ऐसे खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल एवं उपयुक्त होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर आपको टॉपिक क्या पूछ रहा है, थर्ड नंबर पूछ रहा है गैंग क्या होता है। तो बताइए खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है, उनमें से उपस्थित अशुद्धियों को, मतलब जो खनिज जो होता है ना वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, और उसमें जो प्राप्त होता है ना तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ पाया जाता है, उसी अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। समझ गए। यहाँ पूछ रहा है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या होता है, प्लेटिनम होता है और सोना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। तो धातु को उसके रासायनिक प्रक्रम वो ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तो अपचयन प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रक्रम का, अपचयन प्रक्रम का प्रयोग करते हैं। और कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे NaCl, Na, ठीक है, Cl हो गया आदि आवश्यक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं निम्न क्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। अब आगे देखिए उदाहरण जैसे आपको दे दिया यहाँ पे 3MnO2, ठीक है, अब प्लस ये 4Al हो गया। अब फिर ये 4 और 3 कहाँ से, ये समीकरण को संतुलित किया जा रहा है, ठीक है ना। Mn हो गया, प्लस 2Al2 हो गया, प्लस O3, ठीक है, प्लस उसमें हो जाता है। तो ये उदाहरण आपको मिल गया, जैसे कि कोई भी धातु जो होता है उसको, जैसे क्वेश्चन पूछा ना, धातु को उसके ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए तो अपचयन प्रकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी धातु जो होता है वो आसानी से संक्षारित नहीं होता है। तो सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया और चांदी हो गया, ये आसानी से संक्षारित का मतलब जंग नहीं लगता है। फिर मिश्र धातु क्या होता है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामंगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मिश्र धातु। 2 या 2 के अधिक सामंगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये मिश्र धातु थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते। देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन है जो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो जैसे NaCl है, विलयन और कॉपर धातु है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद पूछ रहा है फिर इसमें, तो बताइए NaCl है, विलयन और कॉपर का धातु नहीं होगा।
फिर MgCl2 तो विलियन और एल्युमिनियम धातु। फिर पूछ रहा है आपको FeSO4 ये विलियन और यह सिल्वर धातु। AgNO3 विलियन और कॉपर धातु। तो ये होगा सही, 4 नंबर जो होगा ये विलियन और कॉपर धातु का है। ठीक है, अब फिर देखिए एक और पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन आपसे कि लोहे के फ्राई पैन में जंग लगने से बचाने के नियम में से क्या विधि अपनाया जाता है? बताइए उसमें लोहा के फ्राई पैन में ग्रीस लगाया जाएगा? नहीं। पेंट लगाया जाएगा? पता नहीं। अब फिर जिंक की परत लगाया जाएगा? उसके बाद ऊपर के से बताइए, ये सब होगा। शीशा, ये ग्रीस तो लगेगा नहीं। ठीक है, ग्रीस तो लगेगा नहीं। अब फिर इसमें देखते हैं, मान लीजिए ग्रीस है तो पहला ग्रीस लगेगा नहीं, ये तो गाड़ी में लगता है। पेंट नहीं लगेगा, पेंट तो उपरोक्त साबित होगा। तो ये कौन सा बच गया? जिंक की परत को हम चढ़ाकर उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जंग लगने से बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय होता है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम होगा कि कार्बन होगा कि सिलिकॉन होगा कि लोहा होगा कि क्या होगा? तो ये जो होगा वो कौन सा होगा? कैल्शियम होगा। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपसे कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? देखिएगा, कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि खाद्य पदार्थ जो वेफ डिब्बों मतलब डिब्बा में जो जिंक के बजाय टीन का लेप लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? टीन का क्यों लगाया जाता है बताइए? तो ये इसलिए लगाया जाता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए उसको लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक और कि बताइए कि आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी और एक बल्ब तार का एक स्विच दिया गया, तो इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कर सकते हैं, या धातुओं अधातुओं के विभेदन के लिए परीक्षणों का उपयोग तो कर सकते हैं। हथौड़े की सहायता से धातुओं को पीटकर चादर बदला जा सकता है, इसलिए इसे आघातवर्ध कहा जाता है। जबकि धातुओं को पीटकर इसे चादर नहीं बदला जा सकता, जबकि हम बैटरी, बल्ब, स्विच, तार की सहायता से परिपथ को जोड़ सकते हैं। ये केवल विद्युत धारा प्रवाहित करती है, जिससे पता चलता है कि धातु विद्युत का चालक होता है, परंतु अधातु विद्युत का कुचालक होता है। समझ आया पहला नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इसी का प्रयोग करके, यानी पहले प्रयोग से यह पता चलता है कि आघातवर्धक का गुण केवल धातुओं में ही पाया जाता है, जबकि अधातु में यह गुण नहीं होता। अधातु में यह गुण होता है क्या? आघातवर्धक का अधातु में गुण नहीं होता। ये गलत है, गुण होगा, गलती से लिखा गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से दूसरे प्रयोग में हमें पता चलता है कि धातु विद्युत का चालक नहीं होता है, जबकि धातु जो है विद्युत का, अधातु विद्युत का चालक नहीं होता है, लेकिन धातु विद्युत का चालक होता है। समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, और दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण बताना है आपको। तो पता है उभयधर्मी क्या होता है? देखिए समझा रहे हैं आपको। देखिए आप कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड होता है। ये जो होता है ना कि दो ऐसे धातु होते हैं जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल दोनों प्रदान करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, तथा दो धातुओं जैसे जो ऐसा नहीं कर सकता। तो पहले आपसे पूछ रहा है तो उसका आंसर दीजिए। देखिए पहले आपसे क्वेश्चन पूछा यहाँ पे कि जो दो धातुएं जो अम्ल से हाइड्रोजन करके विस्थापित करते हैं वो कौन कौन से हो गए? जिंक हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, दूसरा जो क्या पूछ रहा है, दो धातुओं का नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन करते हैं। तो अब यहाँ पे भी दो धातु कौन सा हो जाएगा? जो दो धातु ऐसे नहीं करती है वो कौन सा हो जाता है? कॉपर और मरकरी, यानी कि मरकरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पारा बोलते हैं। समझ में आया? चलिए अगला आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किस प्रकार बनाएंगे? तो पता है क्या कर, देखिए धातु जो एम है उसे विद्युत अपघटनी परिष्करण में करने के लिए अशुद्ध धातु एम एनोड हो जाएगा, शुद्ध धातु एम पतली पट्टी यानी कैथोड हो जाएगा। अब विद्युत अपघट्य जो होगा वो क्या हो जाएगा? एम धातु का अम्लीकृत लवण का विलयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसे ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कौन सा ऑक्साइड बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड बताती है। ठीक है, बस यही था आपका चैप्टर। बाकी देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है। अभी बोल रहा है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करना अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करना क्यों प्रभावी है, बताइए। हम घर पे देखते हैं कि जो बर्तन होता है ना, जैसे तांबे का, एल्युमिनियम का, वो उसमें ब्लैक ब्लैक काला काला सा लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू का जो होता है ना, नींबू का छिलका, उसको रस को हटा देते हैं और उससे साफ करते हैं, तो बहुत क्लीन हो जाता है वो। क्यों? तो नींबू या इमली जैसे पदार्थ में अम्ल होता है और यह अम्ल तांबे के अशुद्ध पदार्थ को साफ करने में प्रभावी होता है। इससे तांबे के बर्तनों में क्या बन जाती है? चमक बन जाता है, इसीलिए हम उससे साफ करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातुओं में विभेद अंतर आपको तो पहले बताया गया है। तो रासायनिक में क्या होता है, जैसे धातु का गुणधर्म देखिए, रासायनिक है। अब रासायनिक में क्या होता है, जैसे धातुएं जो होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और ये धातु जो होता है अपचायक होता है। धातु जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, लेकिन इसमें अधातु का रासायनिक गुणधर्म देखिए, ये धातु का था, ये अधातु का देखिए। अधातु जो होता है वो अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाता है। अधातु जो होता है उपचायक होता है और अधातु जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। ये विस्थापित कर पाता है लेकिन ये विस्थापित नहीं कर पाता। तो ये अंतर था किस चीज़ का? आपको धातु और अधातु का रासायनिक गुण आपको पहले ही बताया गया कि धातु और अधातु में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आता है एग्जाम में, रासायनिक आधार पे भी आता है और भौतिक आधार पे भी आता है। ठीक है, तो बस आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब क्वेश्चन तो लगभग खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात यानी लोहे के मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका कारण कहने का मतलब है, ये बोलता है इसमें क्या कि कॉपर, यहाँ देखिएगा कह रहा है कि कॉपर ठंडे पानी, गर्म पानी या भाप के साथ अब प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, हालांकि लोहा प्रतिक्रिया करता है। देखिए, लोहा जो होता है वो प्रतिक्रिया करता है, लेकिन ठंडा पानी जो है वो गर्म पानी, वो भाप के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। अब भाप के साथ यदि गर्म पानी के टैंक स्टील यानी लोहे का एक मिश्र धातु से बना हो तथा गर्म पानी से भाप के साथ प्रतिक्रिया करा और धीरे धीरे क्या होगा, वो क्षय हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए Fe यानी लोहा हो गया, भाप यानी H2O हो गया, ये करने के बाद FeSO4 और क्या बनाता है, H2 बनाता है। तो ये जो हो जाता है इसमें गर्म पानी वाला, ये कहानी हो जाता है इसका। ठीक है, बस आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आप सभी को बहुत अच्छा से समझा दिया। इसमें जो भी क्वेश्चंस में अगर किसी को डाउट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको चैनल का नाम पता ही है कि स्टूडेंट गाइडलाइन है, GUIDELINE। ठीक है, और इसके बाद अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं 9525253714। ठीक है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और तब तक के लिए आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे का नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट क्लास देखने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।